Assalamu alaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल है हमारे पास रिप्रोडक्शन इन मैन। स्टूडेंट्स इसमें हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम बनाई है। ये डायग्राम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप लोगों ने क्या करना है, इसको वीडियो को पॉज करके आप भी इस डायग्राम को जो है वो पेपर पर ड्रॉ कर लें। स्टूडेंट्स देखें, ये डायग्राम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रही है। आप क्या करें, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपने इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। स्टूडेंट्स वैसे ये डायग्राम का जिक्र है ना, जो ये आपके बुक के अंदर नहीं है, लेकिन इसकी फंक्शंस का जिक्र आपके बुक के अंदर नहीं है। अगर आप बुक में डायग्राम देखें ना, मैं आप यहाँ पे अगर दिखाऊँ आप लोगों को डायग्राम, स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये डायग्राम जो है ये आपके बुक के अंदर बनी हुई है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे पार्ट्स ऐसे हैं, ठीक है, जो कि आपके बुक के अंदर लिखे हुए हैं, लेकिन आपके बुक के अंदर इनके नाम है, सिर्फ इनका फंक्शन नहीं है। लेकिन एमडीकैट का जब आप लोग टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे तो आप लोगों को इसके फंक्शंस भी आने चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके फंक्शंस जो हैं वो यहाँ पर आपके लिए इस पेज पे मैंने लिख दिए हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको इसको समझा भी देता हूँ कि डायग्राम है क्या। स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, इसमें जो बुनियाड्स हैं उन्हें हम टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिस। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, एक को हम टेस्टिस कहते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी, अगर ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो टेस्टिस का हमारे पास एक पेयर मौजूद होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? पेयर मौजूद होता है। सिंगुलर टेस्टिस है, प्लूरल हम टेस्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिकल कहते हैं, ठीक है। आपने इसको ज़हन रखना है, अगर कहीं पर टेस्टिस या टेस्टिकल लफ्ज़ आ जाए तो बात एक ही है। स्टूडेंट्स अभी जो टेस्टिस है ना, ये आउटसाइड द बॉडी एक सैक के अंदर बंद होते हैं। एक सैक जो आपको नज़र आ रही है, सैक को हम स्टूडेंट्स नाम देते हैं स्क्रॉटम। इसका नाम देते हैं स्क्रॉटम का नाम देते हैं। स्क्रॉटम वो थैली है जिसके अंदर जो है ये दोनों जो है टेस्टिकल्स जो है ये इनक्लोज होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स अब ये टेस्टिकल्स जो हैं इनको बॉडी से बाहर क्यों रखा जाता है, ठीक है। ये आपका एक एमडीकैट का एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए, जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो चाहिए होता है 34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसी वजह से इनको बॉडी से बाहर रखा गया ताकि इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर इसको मेनटेन किया जा सके। स्टूडेंट्स अब हमारे पास होता क्या है, यहाँ पर ये जो ये आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर जो ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं इन्हें कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूँ, अगर ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर इस तरह से ना हमारे पास कई सारी ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं, इन्हें हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो ये लाइनिंग है ना, इसको हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। क्या कहते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। और इस जर्मिनल एपिथेलियम से आगे जो है वो स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, जिनसे आगे स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। हम उसको देखेंगे। आपने ज़हन में रखना है कि जो स्पर्म्स है ना वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनते हैं। आपने इसको ज़हन में रखना है, ठीक है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो दीवार है इसे जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, इससे स्पर्म्स बनते हैं। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास खास किस्म के सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया भी हुआ, इन्हें कहते हैं सर्टोली सेल्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सर्टोली सेल्स। इसका फंक्शन आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट देता है स्पर्म्स को हिफाजत देता है और उसको गज़ा फराहम करता है, ठीक है। तो आपने इसको जहन में रखना है। इस तरह काफ़ी सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं ये मिलकर जो है ये टेस्टिस को बनाती हैं, और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सर्टोली सेल्स मौजूद होते हैं जो कि स्पर्म्स को क्या देते हैं? प्रोटेक्शन नरिशमेंट देते हैं। और इनकी जो दीवारें हैं जर्मिनल एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है, जिनसे क्या बनते हैं स्टूडेंट्स? आगे स्पर्म्स बनते हैं। आपने इसको जहन में रखना है। अब स्टूडेंट्स दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, फर्स्ट करें, एक ये ब्लैक वाली आपको नजर आ रही है और एक ये ब्लू है। अब इन दोनों के दरमियान है ना खास किस्म के सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे नजर भी आ रहे हैं स्टूडेंट्स। इनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, या फिर इन्हें एक और नाम भी देते हैं, हम कहते हैं लेडिक सेल्स। ये भी आप लोग लिख लें, बुक के ऊपर आप लोग ड्रॉ कर लें। इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स भी इन्हें कहा जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स। स्टूडेंट्स अब ये क्या काम करते हैं? ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन आपको पता है कि ऐसा हार्मोन है जो कि सेकेंडरी मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करवाता है, ठीक है। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड हो गया, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड, तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन करवाता है विद इन फीमेल्स। डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड हो गया, इसके अलावा कॉर्सिनेस ऑफ वॉइस, आवाज़ का भारीपन, ठीक है। ये टेस्टोस्टेरोन जो है विद इन मेल्स जो है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करवाता है। स्टूडेंट्स जब यहाँ पे जो है स्पर्म्स तैयार कर लिए जाते हैं तो स्पर्म्स को आगे कन्वोल्यूटेड पार्ट के अंदर भेज दिया जाता है जिसे कहते हैं एपिडिडिमस। क्या कहते हैं? एपिडिडिमस। स्टूडेंट्स आपको ये जो पार्ट नजर आ रहा है ना, ये एपिडिडिमस है। एपिडिडिमस क्या? हाईली कन्वोल्यूटेड पार्ट है स्पर्म डक्ट का, ठीक है। स्टूडेंट्स स्पर्म डक्ट क्या है? वो नाली जो स्पर्म्स को लेके जाती है। एपिडिडिमस के बाद स्टूडेंट्स आगे जो नाली है ना इसे स्पर्म डक्ट कहते हैं। स्पर्म डक्ट का एक और नाम है जिसे कहते हैं वैस डेफरेंस। क्या कहते हैं? वैस डेफरेंस। आपने दोनों नाम आपको आने चाहिए,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या काम करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं स्पर्म्स को फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा। ठीक है, टेस्टिस से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा वो ट्यूब है जिसके जरिए जो है बॉडी से यूरिन भी बाहर निकलता है और ठीक है स्पर्म्स भी बाहर निकलते हैं, इसे यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है, तो यूरेथ्रा तक जो है वो स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म डक्ट। स्टूडेंट्स, स्पर्म डक्ट के आगे हमारे पास एक वेजिकल मौजूद होती है, इसे कहते हैं सेमिनल वेजिकल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सेमिनल वेजिकल। अब ये क्या करती है, प्रोड्यूस करती है ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर फ्रक्टोज और अमाइनो एसिड्स होते हैं, बेसिकली स्पर्म्स की ना खुराक होती है। ठीक है, तो आप ये कहने के जो सेमिनल वेजिकल हैं स्पर्म्स को नरिशमेंट देते हैं, भी खुराक प्रोवाइड करते हैं। अब स्टूडेंट्स, सेमिनल वेजिकल से पीछे जो स्पर्म डक्ट है ना, जब वो सेमिनल वेजिकल की सेक्रेशन उसके अंदर ऐड होती हैं तो एक नाली के अंदर एंटर होती है, इस नाली को कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इजैक्यूलेटरी डक्ट। स्टूडेंट्स, फिर ये इजैक्यूलेटरी डक्ट, ये देखें एक जिस तरह ये टेस्टिस है ना, इसका ये पाथवे सेम इसी तरह का स्टूडेंट्स एक दूसरे टेस्टिस है ना जो, उसका भी यही पाथवे जो है वो यहाँ पे आके इस तरह से इंटरकनेक्ट होता है और यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल नीचे यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास एक ग्लैंड मौजूद होता है, इसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो आपको ब्लैक कलर का नजर आ रहा है क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, ये हेल्प करता है नरिशमेंट में और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स में। ठीक है, इसमें हेल्प करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ से कुछ एमसीक्यूज आते होते हैं। जो सेमिनल वेजिकल है हमारे बॉडी के अंदर, ये भी पेयर्स की शक्ल में है, इस साइड पे मौजूद होता है, इस साइड पे मौजूद होता है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो एक और ग्लैंड हम पढ़ेंगे जो कि यहाँ पे यूरेथ्रा के स्टार्टिंग में आएगा, इसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या है स्टूडेंट्स, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसे काउपर्ड्स ग्लैंड भी कहते हैं। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि इसने जो यूरेथ्रा है ना इसको लुब्रिकेट करना है, यहाँ पे फ्रिक्शन को कम करना है और दूसरा न्यूट्रलाइजेशन करनी है, जो सीमन की एसिडिटी है ना इसको कम करना है। ठीक है, इसके दो काम है, अब लुब्रिकेशन और न्यूट्रलाइजेशन, ये दोनों काम करते हैं। ठीक है, काउपर्ड्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसके दो नाम है। ठीक है, यूरेथ्रा के अंदर मौजूद होता है, इसके से बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, इसे काउपर्ड्स ग्लैंड भी कहते हैं। अब ये भी पेयर्स की शक्ल में मौजूद होता है, सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कि सिंगल होता है, ये पेयर की शक्ल में मौजूद नहीं होता, आपने इसको जहन में रखना है। ठीक है, हमारे पास वैसे तीन ग्लैंड्स, बड़े तीन ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेजिकल है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर इसी का दूसरा नाम है काउपर्ड्स ग्लैंड। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये सिंगल है, बाकी दोनों जो है वो पेयर्स की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं, आपने इसको जहन में रखना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे होता क्या है, यहाँ से जब स्पर्म्स आते हैं तो यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल नीचे यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यूरिन आएगा। अब स्पर्म्स और यूरिन जो है ये एक पर्टिकुलर ट्यूब से पास करते हैं स्टूडेंट्स, इससे हम कहते हैं यूरेथ्रा। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा जो है जिस ठीक है ऑर्गन के अंदर इनक्लोज होती है उसे हम पीनस का नाम देते हैं, किसका नाम देते हैं, पीनस का नाम देते हैं। ठीक है, पीनस को हम कहते हैं कि मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन है। ठीक है, ठीक है, ये वो ऑर्गन है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स, अब यूरेथ्रा जो है यहाँ पे, ठीक है, आपने इसको जहन में रखना है, जो मेल यूरेथ्रा है इसे एक और नाम भी देते हैं, इसे कहते हैं यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। क्या कहते हैं, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, मतलब ये वो नाली है जिससे यूरिन और स्पर्म्स दोनों की ट्रांसपोर्ट होती है, इसी वजह से इसे क्या क्या स्टूडेंट्स नाम दिया जाता है, इसे नाम दिया जाता है यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट का नाम भी दिया जाता है, आपने इन पॉइंट्स को जहन में रखना है। स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है यहाँ पर जहाँ पे यूरेथ्रा खत्म होता है, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक जहाँ पे यूरेथ्रा खत्म होता है ना, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ग्लैंड्स पीनस का। किसका नाम देते हैं, ग्लैंड्स पीनस। ये क्या है, राउंड पार्ट एट द एंड ऑफ पीनस कंटेनिंग यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, राउंड पार्ट है जो कि पीनस के एंड पर होता है। ठीक है, और जिसके अंदर यूरेथ्रल ओपनिंग होती है इसे ग्लैंड्स पीनस कहते हैं। और प्रीप्यूस क्या है स्टूडेंट्स, जो कवरिंग है ना ग्लैंड्स पीनस की, ठीक है, बारीक सा टिश्यू होता है जो कि ग्लैंड्स पीनस को कवर करके रखता है, इसे प्रीप्यूस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स, प्रीप्यूस का नाम देते हैं। तो होपफुली आपको ये जो सारा स्ट्रक्चर है समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर, अगर आप लोग बुक को देखें तो यहाँ पर देखें ये ग्लैंड्स पेनिस भी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखें ग्लैंड्स पेनिस का भी जिक्र है, ठीक है, प्रोप्यूस का भी जिक्र है, पीनस का भी जिक्र है, यूरेथ्रा का भी जिक्र है, स्पर्म डक्ट का भी जिक्र है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, अपने जब स्पोर्ट एंड मूवमेंट पढ़ा वहाँ पे आपने प्यूबिस बोन पढ़ा। ठीक है, तो वहाँ पे उसका जिक्र है, जब वहाँ पे दोनों प्यूबिस बोन्स आपस में मिलती हैं ना, उससे कहते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। मिसाल के तौर पर एक ये प्यूबिस बोन है और एक ये प्यूबिस बोन है, दोनों इस साइड पे आपस में मिल रही हैं, यहाँ पे सिम्फाइसिस। ठीक है, इसे कहते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। यूरिनरी ब्लैडर भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, स्क्रोटम भी मैंने आपको बता दिया, टेस्टिस भी बता दिया, एपिडिडिमस भी बता दिया, वेस्ट डेफरेंस भी। एनएस क्या होता है, वो नाली है जिसके जरिए, वो ओपनिंग जिसके जरिए हम वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से बाहर निकालते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का मैंने आपको बता दिया, इसे काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, इसको आपने इसको जहन में रखना है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड भी बता दिया, जैकुलेटरी डक्ट भी, सेमिनल वेजिकल और रेक्टम। रेक्टम क्या होता है, ये वो जगह है जहाँ पर फिजिक्स जो है वो टेम्पोरली स्टोर होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने इन तमाम पॉइंट्स को क्या करना है, जहन में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको एमडीकैट के हवाले से आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये पता होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ें जो है ये इंपॉर्टेंट हैं, आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। स्टूडेंट्स, आपने एक और बात जहन में रखनी है कि जो जितना भी पोर्शन हमने अभी डिस्कस किया है सिर्फ डायग्राम में है, इसका जिक्र जो है वो थ्योरी में नहीं है। ठीक है, आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है, आप लोगों को इसको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ उसको समझ लेंगे तो भी बहुत है। अब थ्योरी के अंदर स्टूडेंट्स किसका जिक्र है, एक प्रोसेस होता है, इसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स,
स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म्स बनने का जो अमल है इसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो आपने इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से जहन में रखना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, इसको सबसे पहले हम डायग्राम से देखेंगे और फिर हम इसको थ्योरी से पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस है, मैंने आपको बताया ना स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम क्या था, वो टेस्टिस थे। टेस्टिस के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स इस तरह से ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो दीवारें हैं ना जर्मिनल एपिथेलियम से मिलकर बनी है। इन जर्मिनल एपिथेलियम में माइटोसिस के जरिए खास किस्म के सेल्स बनते हैं, इन हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, स्पर्मेटोगोनियम, ये डिप्लॉयड होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये माइटोसिस के जरिए, किसके जरिए स्टूडेंट्स, माइटोसिस के जरिए कन्वर्ट होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। किस में कन्वर्ट होते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। देखिए ये भी डिप्लॉयड है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या है, डिप्लॉयड है। स्टूडेंट्स अब यहाँ से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ना, जो मियोसिस 1 के जरिए जो सेल्स बनाती है, हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है ना, यहाँ पे मियोसिस 2 होती है। क्या होती है, मियोसिस 2। मियोसिस 2 के जब देखें स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे मियोसिस 1 हुई तो यहाँ पे 2n था और यहाँ पे क्या रह गया, n रह गया। मतलब जो डिप्लॉयड सेल्स है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, वो स्टूडेंट्स हमारे अंदर पास कन्वर्ट हो गए हैप्लॉयड सेल्स के अंदर। और फिर जब इन्होंने आगे मियोसिस 2 के जरिए मजीद 2 सेल्स बना दिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, स्पर्मेटिड्स। ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये नॉन मोटाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते। फिर इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस आती हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे हम किसका नाम देते हैं, स्पर्म्स का नाम देते हैं। और ये जो स्पर्म्स हैं ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। जब इन्हें फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर डाला जाता है तो ये स्विम करके एग तक जो है वो खुद अप्रोच करते हैं। आपने इसको जहन में रखना है। और ये जो स्पर्म्स बनने का अमल है स्टूडेंट्स, इसे हम किसका नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया पर मुश्तमिल है। स्टूडेंट्स जेनेटेलिया किसे कहते हैं, जेनेटेलिया हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कहते हैं, ठीक है। जेनेटेलिया जो है वो एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। एक्सटर्नल जेनेटेलिया से मुराद क्या है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो ऑर्गन्स जिनको हम बाहर आंख से देख सकते हैं, ठीक है, वो हमें नजर आते हैं, वो एक्सटर्नल जेनेटेलिया। और जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं वो इंटरनल जेनेटेलिया, ठीक है। अब मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया में क्या आएगा, पेयर ऑफ टेस्टिस है, ठीक है, विच लाई आउटसाइड द बॉडी इन अ सैक लाइक स्क्रोटम। और मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है, जिसे हम पीनस का नाम देते हैं, विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर द स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो ये आसान है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखें हार्ट ईच टेस्टिस जो है वो हाईली कॉम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम पर मुश्तमिल होता है, जिसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, in which repeated division by the cells of germinal epithelium produce spermatogonia। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनकी दीवारें जर्मिनल एपिथेलियम से मिलकर बनती हैं और वहाँ पे माइटोसिस के जरिए स्टूडेंट्स हमारे पास खास किस्म के सेल्स बनते हैं जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। अब ये जो सेल्स हैं ना, ये साइज में बड़े होते हैं और डिफरेंशिएट हो जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, जो कि मियोटिक डिवीजन मतलब मियोसिस के जरिए डिवाइड करते हैं और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना देते हैं और स्पर्मेटिड्स बना देते हैं। वो जो स्पर्मेटिड्स हैं वो स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं, वो इमोबिलाइज होते हैं, ठीक है, वो मूव नहीं कर सकते, तो वो डिफरेंशिएट होते हैं। डिफरेंशिएट का मतलब वाज़ेह होते हैं, ठीक है, और वाज़ेह होकर वो क्या बना देते हैं, मैच्योर स्पर्म्स बना देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ तक ठीक है, आप लोगों ने इसके स्पर्मेटोजेनेसिस का जो अमल है ना, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, तो आप शॉर्ट क्वेश्चन में जो है ये लिखेंगे। और साथ स्टूडेंट्स अब इसके साथ चाहे आप जो है, मैंने आपको यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ आप ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आपने अब ये सर्कल बना के डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी, आप सिंपल स्पर्मेटोगोनियम लिख के 2n उसके नीचे आप लिख दें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर आप उसके नीचे लिख दें मियोसिस 1 के जरिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड और फिर स्पर्म्स, ठीक है। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पे सर्टोली सेल्स का काम इंपॉर्टेंट है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है, तो आपने बताना है कि फ्लूइड सेक्रेटेड बाय सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या होते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मौजूद होते हैं सर्टोली सेल्स, समझ आ रही है। इनके अंदर कौन मौजूद होते हैं, सर्टोली सेल्स। और दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान में जो सेल्स मौजूद होते हैं उन्हें कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिग सेल्स, ये मैंने आपको बताया। तो स्टूडेंट्स जो सर्टोली सेल जो फ्लूइड सेक्रेट करते हैं, लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट टू स्पर्म्स व्हाइल दे आर इन द ट्यूब्यूल्स, जब तक वो ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं। जो स्पर्म्स हैं फिर उन्हें मेन डक्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसे वेस्ट डेफरेंस कहते हैं, जो कि हाईली कन्वोल्यूटेड एपिडिडिमस बनाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने देखा, मैं आपको यहाँ पे दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। हमने इससे पीछे जो है वो स्टडी किया कि किस तरह से यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये स्पर्म डक्ट और स्पर्म डक्ट जो है हाईली कन्वोल्यूटेड एक मैस बनाता है, जिसे हम एपिडिडिमस का नाम देते हैं स्टूडेंट्स। फिर क्या होता है, ठीक है, द स्पर्म देन पास थ्रू द यूरिनोजेनिटल डक्ट एंड आर डिस्चार्ज। यूरिनोजेनिटल डक्ट से क्या मुराद है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इससे मुराद यूरेथ्रा है, ठीक है, क्योंकि उससे यूरिन भी गुजरता है और जेनिटल मतलब स्पर्म्स भी गुजरते हैं, ठीक है, और वहाँ से बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो आपने इस पॉइंट्स को जहन में रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक जो है हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे इसको मजीद देख लें तो ये हमारे पास एक टेस्टिस को उसने बड़ा करके दिखाया हुआ है। यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपको नजर आ रही हैं, टेस्टिस है, ठीक है, यहाँ पे ये एपिडिडिमस है हाईली कन्वोल्यूटेड पार्ट, और ये आगे स्पर्म डक्ट है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको मजीद एक चीज़ें अच्छी तरह से नजर आ रही हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, किस तरह से जर्मिनल एपिथेलियम है, इससे बाहर जो है इंटरस्टिशियल सेल्स पड़े हुए हैं, और इसके अंदर जो है वो किस तरह से लेडिक सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है।
स्टूडेंट्स यहाँ पे उन्होंने मजीद जो उसका अमल है ना स्पर्मेटोजेनेसिस का, उसको दिखाया हुआ है, ठीक है, उसको लेबल नहीं किया हुआ लेकिन उसको दिखाया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जो हैं, आप लोगों ने वैसे इसको जहन में नहीं रखना, इसको याद नहीं करना, डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी, लेकिन आप लोगों को वैसे उसके नाम पता होने चाहिए कि स्पर्मेटोगोनिया बनता है, स्पर्मेटोगोनिया के बाद क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर क्या बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर क्या बनते हैं स्पर्मेटिड, और फिर स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। मियोसिस 1 कहाँ पर होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं तो मियोसिस 1 होती है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जब क्या बनते हैं, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जब स्पर्मेटिड्स बनते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होती है, मियोसिस 2 होती है। यहाँ पे आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान में इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन खारिज करते हैं, जो हार्मोन एसेंशियल है फॉर सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स में, और ये डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी कंट्रोल करते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, बलूगत के दरमियान, ठीक है, जब बच्चा बालिग हो जाता है तब। स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, हम इसको भी सबसे पहले जो है वो डायग्राम की मदद से देख लेते हैं, और फिर जो है वो यहाँ पे हम इसमें कुछ चीज़ों को जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारे पास, जनरलाइज आपने इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें आपने कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे नहीं करनी, मैंने गूगल से पिक उठाई है, ठीक है, तो आप लोगों ने कुछ चीज़ें नहीं करनी, आप लोगों ने जो चीज़ें याद करी मैं आपको बता दूंगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को सिंपल एक ओवरी ड्रॉ करनी है, ह्यूमन जो जिस तरह मेल गुनेट्स टेस्टिस कहते हैं, इस तरह फीमेल गुनेट्स को हम किसका नाम देते हैं, फीमेल गुनेट्स को हम नाम देते हैं ओवरीज का। ओवरीज का एक पेयर मौजूद होता है स्टूडेंट्स, ये ओवरीज है ना जो, ये इस तरह से ना छोटे छोटे, ठीक है, फॉलिकल्स पर मुश्तमिल होती है, किस पर मुश्तमिल होती हैं, फॉलिकल्स पर मुश्तमिल होती हैं। और स्टूडेंट्स हर फॉलिकल जो है ना, इसके अंदर एक एग सेल जो है वो बन रहा होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे होता क्या है यहाँ पर हमारे पास ना एक हार्मोन है जिसका नाम है FSH। क्या नाम है, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहाँ से निकलता है, ये निकलता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। किससे निकलता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टूडेंट्स FSH हार्मोन निकलता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, ये ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल्स है ना, इनको स्टिमुलेट करते हैं, इनको मुतहरिक करता है कि भाई आप जो है वो अपना अपना एक तैयार करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, ये जो दोनों ओवरीज में से कोई एक ओवरी या दोनों ओवरीज की कुछ फॉलिकल्स जो हैं वो स्टिमुलेट होती हैं और वो एग तैयार करना स्टार्ट करती हैं। तो होता क्या है, जो एक ओवरी, एक फॉलिकल जो है ना, वो सबसे पहले एग तैयार कर लेता है। जब वो सबसे पहले एग तैयार कर लेता है ना, तो फिर बाकी जितने भी फॉलिकल्स हैं उन सब के अंदर जो एग तैयार हो रहा होता है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉलिकल एट्रीशिया। हम इसको आगे देखेंगे क्या कहते हैं, फॉलिकल एट्रीशिया कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या होता है, जब वो एग जो है वो तैयार हो जाता है तो इससे कहते हैं फिम्ब्रिये। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे फिम्ब्रिये कहते हैं। फिम्ब्रिये से क्या मुराद है स्टूडेंट्स, ये जो आपको ट्यूब नज़र आ रही है ना, ठीक है, जिससे आप क्या कहते हैं, जिससे आप फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। इससे फेलोपियन ट्यूब को स्टूडेंट्स जिसे आप फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, इसे यूट्राइन ट्यूब भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं, यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने इसको जहन में रखना है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे इसके ना छोटे छोटे इस तरह से एंड्स होते हैं, फिम्ब्रिये कहते हैं। यहाँ से जो एग है ना वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। फिलोपियन, आपने इसके नाम नहीं याद करें, सिंपल आपने बस इसको जहन में रखना है कि इसे फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। जब एग स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाता है ना, ठीक है, जो फिलोपियन ट्यूब के अंदर आ गया, ठीक है, तो इसे ओविडक्ट का नाम भी देते हैं। इसे 3 नाम देते हैं, इसे फिलोपियन ट्यूब कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं, और इसे ओविडक्ट का नाम भी देते हैं। इसके 3 नाम है, आपने तीनों को जहन में रखना है। जब स्टूडेंट्स यहाँ पे एग आ जाता है तो यहाँ पे हमारे पास जब स्पर्म्स आते हैं तो स्पर्म्स जो है वो यहाँ से खुद ट्रैवल करके यहाँ एग तक आते हैं, और यहाँ पे जो है वो जो प्रॉक्सिमल पार्ट है ना, इसका इब्तदाई हिस्सा है जो फिलोपियन ट्यूब का, यहाँ पे जो एग है वो फर्टिलाइज होता है। जब यहाँ पे एग जो है फर्टिलाइज हो जाता है तो फिर यहाँ से जो एग है ना वो मूव करता है, ठीक है, कहाँ पर, यूट्रियस के अंदर। कहाँ पर मूव करता है, यूट्रियस के अंदर। और स्टूडेंट्स यूट्रियस की यहाँ पे आके जो है वो इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। जब जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे एग है, जब उसके साथ स्पर्म यहाँ पर मिल जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा जाइगोट। अब जाइगोट का क्या मतलब, एक नया जानदार बनाने की सलाहियत रखता है, तो वो यहाँ पे आके जो है वो इम्प्लांट हो जाएगा। जैसे कि बीज को बो दिया जाता है वो नया पौधा बना देगा, इस तरह सेम जो है जब जाइगोट के यहाँ पे इम्प्लांट कर दिया जाएगा तो वो नया जानदार बना देगा। अब स्टूडेंट्स ये जो यूट्रियस है ना, इसकी 3 दीवारें होती हैं। जो सबसे बाहर वाली दीवार इसे कहते हैं पेरीमेट्रियम। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पेरीमेट्रियम। दरमियान वाली दीवार को कहते हैं मायोमेट्रियम, क्योंकि इसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं। जो सबसे अंदर वाली दीवार है स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। आपको तीनों के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। जो यूट्राइन फंडस, यूट्राइन फंडस, तरह वो स्टमिक है ना, स्टमिक के ऊपर वाले हिस्से को हम फंडस का नाम देते हैं, इस तरह इसे यूट्रस का जो ऊपर वाला हिस्से से भी फंडस का नाम देते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद ये पोर्शन जो है इसे सर्विक्स कहते हैं, ठीक है, ये वो सर्विकल कैनाल है, और ये वेजाइना है, ठीक है। तो आपने इसको जहन में रखना है, जो पॉइंट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन देखेंगे और हम देखेंगे कि एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं ओजेनेसिस। क्या कहते हैं, ओजेनेसिस, वो कैसे होती है स्टूडेंट्स। तो अब हम देख रहे हैं कि ओजेनेसिस जो है ये हमारे पास किस तरह से होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें पता है कि ओजेनेसिस क्या होती है। ओजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एग। जिस तरह स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है ना स्पर्म्स की फॉर्मेशन, इस तरह ओजेनेसिस का मतलब होता है एग की फॉर्मेशन। तो ओजेनेसिस जो है किस तरह से होती है,
हमारे पास जिस तरह ठीक है स्पर्म्स के अंदर होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इस तरह एग्स के अंदर क्या होते हैं फॉलिकल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है जर्मिनल एपिथेलियम जिनसे स्पर्मेटोगोनियम बनते हैं। इसी तरह एग के अंदर होते हैं फॉलिकल्स, फॉलिकल्स के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास जर्म सेल्स होते हैं जिनसे क्या बनते हैं ओगनियम बनते हैं। ओगनियम जो है ये डिप्लॉयड होते हैं, ये माइटोसिस के जरिए जो है वो खास किस्म के सेल्स बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्राइमरी ओसाइट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्राइमरी ओसाइट। ठीक है, और ये विद इन फीमेल्स जो है बिफोर बर्थ बन चुके होते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी ओसाइट हैं ये विद इन फीमेल्स जो है बिफोर बर्थ बन चुके होते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि ठीक है माइटोसिस के ठीक है माइटोसिस की या मियोसिस के 4 फेजेस होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रोफेज, फिर आता है मेटाफेज, फिर आता है एनाफेज और फिर आता है टीलोफेज। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो प्राइमरी ओसाइट है जो कि बर्थ से पहले बन चुका होता है प्रोफेज 1 पे आके अपने आप को स्टॉप कर देता है। उसके बाद होता क्या है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है ठीक है जब वो जो है व्हेन अ फीमेल ठीक है जब रीचेस द प्यूबर्टी एज, तो फिर यहाँ पे क्या होता है जो प्राइमरी ओसाइट है ये अपनी मियोसिस 1 को कंप्लीट करता है और क्या बनाता है, एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है। ठीक है, और एक हमारे पास बनाता है सेकेंडरी ओसाइट। क्या बनाता है स्टूडेंट? सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है, आपने इसको ज़हन में रखना है, जो सेकेंडरी ओसाइट फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है और सेकेंडरी ओसाइट बनता है। तो स्टूडेंट्स ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ये जो अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज 2 में। ठीक है, मैं आपको इसको दोबारा से बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो हमारे पास जो ओवरी है इसके अंदर मौजूद होते हैं खास किस्म के फॉलिकल्स, फॉलिकल्स के अंदर जर्म सेल्स मौजूद होते हैं। जर्म सेल्स जो है माइटोसिस के जरिए डिवाइड करके क्या बनाते हैं, ओगनियम बनाते हैं। ओगनियम फिर आगे माइटोसिस के जरिए क्या बनाते हैं, प्राइमरी ओसाइट बनाते हैं। ये जो प्राइमरी ओसाइट है ना स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, फिर आगे मियोसिस को कंप्लीट नहीं करते बल्कि मियोसिस के प्रोफेज 1 में आके रुक जाते हैं। ठीक है, और ये बर्थ से सारा प्रोसेस बर्थ से पहले हो चुका होता है। ठीक है, और जब एक फीमेल जो है वो प्यूबर्टी एज ठीक है प्यूबर्टी एज के बाद ठीक है 14 to 15 ईयर्स के बाद जो है ये जो प्राइमरी ओसाइट है ये क्या करते हैं, अपनी मियोसिस 1 को कंप्लीट करता है और क्या बना देता है, फर्स्ट पोलर बॉडी बना देता है और सेकेंडरी ओसाइट बना देता है। फिर ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ये मियोसिस 2 को कंप्लीट नहीं करती। ठीक है, मियोसिस के 2 फेजेस होते हैं ना, एक को हम कहते हैं मियोसिस 1, एक को हम कहते हैं मियोसिस 2। हमने सेल साइकिल के अंदर पढ़ा था ये। और जो मियोसिस 2 को कंप्लीट नहीं करते बल्कि मियोसिस 2 में जो मेटाफेज 2 है ना, मेटाफेज के अंदर क्या होता है, वो जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेल के दरमियान इस तरह से ना इक्वेटर की शक्ल में अरेंज होते हैं। ठीक है, मेटाफेज 2 में क्या हो जाती है, रुक जाती है आगे। ठीक है, और मेटाफेज 2 से आगे नहीं जाती। ठीक है, और यहीं पर हमारे पास क्या होता है जो कि वो फॉलिकल है ना जिसके अंदर ये जो एग है जो मेटाफेज 2 के अंदर अरेस्ट है। ठीक है, ये इसी स्टेज पर इसी मेटाफेज 2 के अंदर वो अरेस्ट हुआ ही यहाँ पे फॉलिकल डैमेज होती है और एग जो है ये बाहर निकल आता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं इस अमल को, इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ओव्यूलेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ओव्यूलेशन। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, ये जो अब ये मेटाफेज 2 को कंप्लीट कब करेगा, कंप्लीट तब करेगा स्टूडेंट्स जब ये जो स्पर्म है ये इसकी दीवार को टच करता है। जैसे इसकी वॉल को टच करेगा तो फ़ौरन से इसको एक स्टिमुलस मिलेगा और ये क्या करेगा, ये मेटाफेज 2 को मुकम्मल करके अपनी जो है मियोसिस को मुकम्मल कर लेगा। और जब मियोसिस को मुकम्मल कर लेगा तो जो स्पर्म और एग मिलकर ये क्या बना देंगे, फर्टिलाइज्ड एग ज़ाइगोट बना देंगे। तो आप क्या करें स्टूडेंट्स, आप तो इसको जो है वो पेज के ऊपर एक ड्रॉ कर लें, बुक के ऊपर ड्रॉ कर लें आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको यहाँ पे से एक डायग्राम के अंदर शो हो रही है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एमडीकेट के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इस सारे टॉपिक की एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब जो है हम बुक से रीड कर देते हैं इसे। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो किस पर मुश्तमिल है, ओवरीज पर मुश्तमिल है। ओविडक्ट्स, ओविडक्ट्स तो मैंने आपको बताया था ना, फिलोपियन ट्यूब से यूट्राइन ट्यूब को कहते हैं। उसके बाद यूट्रस है और एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एक्सटर्नल जेनेटेलिया मींस द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट आर वीएबल। ठीक है, इसे एक्सटर्नल जेनेटेलिया कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास क्या होता है, अ पेयर ऑफ ओवरीज लाई विद इन द बॉडी कैविटी। ठीक है, पेयर ऑफ ओवरीज मौजूद होती हैं। ठीक है, विद इन द बॉडी कैविटी ऑफ फीमेल। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है, जर्म सेल्स। मैंने आपको बताया ना इस तरह स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, जो स्पर्मेटोगोनिया है वो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो दीवार है उनके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम मौजूद होती है, उससे बनते हैं। इस तरह ओवरी के अंदर फॉलिकल्स हैं। ठीक है, इसके अंदर जर्म सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ओगनिया बनाते हैं। जर्म सेल्स इन द ओवरी प्रोड्यूस मैनी ओगनिया जो कि माइटोटिकली डिवाइड करके क्या बना देते हैं, प्राइमरी ओसाइट। अभी जो प्राइमरी ओसाइट है ना दिस आर इनक्लोज्ड इन ग्रुप ऑफ फॉलिकल सेल्स। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये प्राइमरी ओसाइट है और इस तरह से ना ग्रुप ऑफ फॉलिकल सेल्स है जिसने इसको घेरा हुआ होता है। ठीक है, द प्राइमरी ओसाइट जो है ये क्या करती है, म्योटिकली मतलब मियोसिस के डिवाइड करती है हैप्लॉइड, सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी में, जो कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है। देखिए प्राइमरी ओसाइट जो है फर्स्ट पोलर बॉडी बनाती है और सेकेंडरी ओसाइट बनाती है। अब ये दो चीज़ें आपकी बुक के अंदर नहीं लिखी हुई लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए कि जो अमल है बिफोर बर्थ होता है और ये आफ्टर प्यूबर्टी होता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, द प्राइमरी साइट जो है म्योटिकली डिवाइड करके हैप्लॉइड सेकेंडरी साइट बनाती है, फर्स्ट पोलर बॉडी बनाती है। फिर सेकंड म्योटिक डिवीजन जो है वो साइड में प्रोसीड्स एज फार एज मेटाफेज, सिर्फ मेटाफेज तक होती है लेकिन ये मुकम्मल नहीं होती अंटिल द ओसाइट इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी यही है,
लेकिन जो सेकेंडरी साइट है ये अपनी मेटाफेज 2 को मुकम्मल, अपनी मियोसिस 2 को मुकम्मल नहीं करता और सिर्फ मेटाफेज 2 में रुका रहता है। कब तक रुका रहता है? जब तक कि इसको जो है वो स्पर्म नहीं मिलता, जब तक कि फर्टिलाइज नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद वो क्या कहता है, उसके बाद यहाँ पे ओव्यूलेशन की डेफिनेशन इन ह्यूमन ओनली वन ओवम। ओवम मतलब एग को कहते हैं। ठीक है, ओवम किसे कहते हैं? एग का ही दूसरा नाम जो है वो ओवम है। ओवम इज यूजुअली डिस्चार्ज फ्रॉम द ओवरी। ओवरी से सिर्फ डिस्चार्ज का मतलब होता है बाहर निकलना। एक ही एग जो है वो एक वक्त में बाहर निकलता है और इस फिनोमेना को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। आपने इसको जहन में रखना है। ठीक है, और स्टूडेंट्स यही जो अमल है वो यहाँ पे भी दिखाया हुआ है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं। वो जो ओवम है वो आगे ट्रांसफर हो जाता है ओविडक्ट में। ओविडक्ट हम किससे कहते हैं? ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था। ठीक है, ओविडक्ट हम किसे कहते थे? ओविडक्ट जो है हम यहाँ पर, ठीक है, जो फिलोपियन ट्यूब है इसे ही हम दूसरा नाम ओविडक्ट का दे रहे थे। फिर यहाँ पे ट्रांसफर होता है जिसे हम फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं और यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं। तीनों नाम आपको इसके पता होने चाहिए। अभी जो यूट्राइन ट्यूब है ये ओपन होती है यूट्रियस के अंदर। कहाँ पे ओपन होती है स्टूडेंट्स? यूट्रियस के अंदर। देखें ये यूट्राइन ट्यूब है और यहाँ कहाँ पे ओपन हो रही है? ये यूट्रियस के अंदर ओपन हो रही है। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, जो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन द प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल का मतलब होता है इब्तदाई हिस्से में ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट मतलब फिलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब। यहाँ पे दोबारा देखें स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया ना जो फर्टिलाइजेशन वो कहाँ पे होती है? वो ओविडक्ट या यूट्राइन ट्यूब के प्रोक्सिमल हिस्से के अंदर होती है। फिर क्या होता है? तो फर्टिलाइज्ड ओवम या जाइगोट एंटर्स द यूट्रियस। ठीक है, यूट्रियस के अंदर दाखिल होता है जहाँ पे उसे इम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, या कंसीव का मतलब होता है वो जो जाइगोट है उसके साथ अटैच हो गया, वो एक नया जानदार जो है वो नया इंडिविजुअल जो है वो बना देगा। ठीक है, एंड अंडरगोज फर्दर डेवलपमेंट। ठीक है, और वो मजीद जो है वो ग्रो करता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या एक प्लेसेंटा जो है वो इस्टेब्लिश होता है बिटवीन द यूट्राइन एंड फिटल टिश्यूज फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर मटेरियल्स। ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना है। अब ये प्लेसेंटा क्या होता है? मैं प्लेसेंटा की आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, इसे प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें जो ह्यूमन एम्ब्रियो है वो एक सैक, एक थैली के अंदर बंद होता है। इस थैली को हम नाम देते हैं एमनायोटिक सैक। किसका नाम देते हैं? एमनायोटिक सैक का नाम देते हैं। अब ये जो थैली है इसकी 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, इसकी कितनी लेयर्स होती है? 3 लेयर्स होती हैं। हम इसको आगे डायग्राम के अंदर देखेंगे। ठीक है, इसकी 3 लेयर्स होती हैं। अभी आप सिर्फ इसको याद रखें। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ना ये देखें, ये हमारे पास एक थैली है जिसे हम एमनायोटिक सैक कह रहे हैं। इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, इसे एमनायोटिक फ्लूइड कहते हैं। हमने ठीक है आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा ना, वाटर जो है वो प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से वाटर जो है वो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोटेक्शन का काम करता है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉपर एक ऑर्गन है। ठीक है, इस ऑर्गन का नाम है प्लेसेंटा। क्या नाम है? प्लेसेंटा। अब ये क्या कर रहा है? ये वेस्ट मटेरियल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और बाकी जितने भी मटेरियल्स हैं विद इन द मदर्स बॉडी और चाइल्ड, इसको एक्सचेंज का काम कर रहा है। और स्टूडेंट्स प्लेसेंटा को, ठीक है, जो ठीक है प्लेसेंटा को इस बेबी के साथ जो है एक नाली नुमा एक स्ट्रक्चर में अटैच किया हुआ है। इसका नाम है अम्बिकल कॉर्ड। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या नाम है स्टूडेंट्स? अम्बिलिकल कॉर्ड। आपने इसको जहन में रखना है। ठीक है, तो आपने इसको जहन में रखना है। अम्बिलिकल कॉर्ड ये यूट्रस है और ये प्लेसेंटा है। ठीक है, हम इसको आगे रीड करते हैं। स्टूडेंट, अब यूट्रस जो है ओपन होती है इनटू वेजाइना थ्रू द सर्विक्स। ठीक है, जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया भी था। ठीक है, यहाँ पे आगे देखें, मैंने आपको डायग्राम में जो है दिखाया था। यहाँ पे देखें जो यूट्रस है वो ठीक है वेजाइना के अंदर ओपन होते हैं किसके जरिए? सर्विक्स के गुजर कर। ठीक है, सर्विक्स से गुजर कर। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए यूरेथ्रा एंड वेजाइना हैव इंडिपेंडेंट ओपनिंग्स। ठीक है, विद इन फीमेल जो है यूरिनोजेनिटल ट्रैक हम नहीं कहते वेजाइना को, बिकॉज ठीक है यूरेथ्रा एंड वेजाइना की दोनों की इंडिपेंडेंट सेपरेट ओपनिंग्स होती है। जबकि जो मेल है, ठीक है, जो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन जो पीनस है उससे हम क्या कहते हैं? यूरिनोजेनिटल ट्रैक कहते हैं, क्योंकि उसी से जो है उसके अंदर यूरेथ्रा मौजूद है, उसी के अंदर से स्पर्म्स ने गुजरना और उसी के अंदर से जो है वो यूरिन ने पास आउट होना है। तो आपने इसको जहन में रखना है। ये हमारे पास आसान से टॉपिक्स थे, ठीक है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से, तो ये इंपॉर्टेंट भी हैं और आपने इनको जहन में रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। ये लास्ट ईयर बोर्ड में एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर जो है वो पेपर में पूछा भी गया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जहन में रखना है। स्टूडेंट, इसको पढ़ने से पहले हम जो है वो एक नज़र डाल लेते हैं हार्मोन्स पर, जो कि ठीक है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के कुछ हार्मोन्स हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, क्योंकि उन हार्मोन्स का यहाँ पर एक बहुत ही क्रिटिकल रोल है, बहुत अहम रोल है। ठीक है, जब तक आपको हार्मोन्स का नहीं पता होगा आप तो इस टॉपिक को नहीं समझ सकते। स्टूडेंट्स देखें, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड के आपको पता है कि 3 लोब्स होते हैं, कि एंटीरियर लोब, एक है मीडियल लोब और एक है पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब सब यहाँ से स्टूडेंट्स 4 हार्मोन्स आपके बुक के अंदर लिखे हुए हैं। एक हमारे पास है सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, ठीक है, एक एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एक है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये मैंने इसके जो है इसकी एब्रिविएशंस लिखी हैं, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट है ना मैंने उसको फुल लिख दिया, गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन। क्या नाम है स्टूडेंट्स? गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन। अब ये जो गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन है ना स्टूडेंट्स, ये आगे 3 तरह के होते हैं। कितनी तरह के हैं? 3 तरह के। एक को हम कहते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या कहते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैंने आपको इसका काम बताया था ना, इसका काम क्या होता है? इसने फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना है, ठीक है, ताकि वो जो है अपने अंदर एग को बनाएं। उसके बाद स्टूडेंट्स जो सेकंड हार्मोन है इसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।
स्टूडेंट्स अब इस हार्मोन को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो विद इन फीमेल्स कहते हैं, और मेल्स के अंदर इसी हार्मोन का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसे ICSH भी कहा जाता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैं इसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान में जो सेल्स होते हैं, हम इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, उन इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि उनसे क्या खारिज हो, उनसे प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, सॉरी टेस्टोस्टेरोन खारिज हो। कौन सा हार्मोन खारिज हो? टेस्टोस्टेरोन खारिज हो, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट लास्ट पे एक और हार्मोन जिसे हम कहते हैं ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन। इस हार्मोन को एक और नाम भी देते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोलैक्टिन। क्या कहते हैं? प्रोलैक्टिन। आपने इसको भी जहन में रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको हार्मोन जो है इसके नाम याद हो गए होंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है इसका भी मैं फंक्शन बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आगे बर्थ के प्रोसेस में काम आएगा। एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है ना जो स्टूडेंट्स, यहाँ से निकलता है और एड्रीनल ग्लैंड पे जाके एक्ट करता है। एड्रीनल ग्लैंड क्या है? किडनी के ऊपर एक ग्लैंड मौजूद होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इसका आउटर रीजन होता है इसे एड्रीनल कोर्टेक्स कहते हैं, दरमियान वाला रीजन होता है इसे एड्रीनल मेडुला कहते हैं। अब एड्रीनल मेडुला से एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन, जिसे आप एड्रीनलिन नोर एड्रीनलिन भी कहते हैं, वो हार्मोन्स निकलते हैं। जबकि एड्रीनल कोर्टेक्स से जो है ये कोर्टिकोस्टेरॉइड्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं स्टूडेंट्स? कोर्टिकोस्टेरॉइड्स निकलते हैं, आपने इसको जहन में रखना है। उसके बाद मीडियन लोब से एक हार्मोन निकलता है, इसे मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, हमारे टॉपिक के अंदर जरूरी नहीं है। जबकि पोस्टीरियर लोब से ADH और वैसोप्रेसिन, एंटीडायरेटिक हार्मोन, इसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और हार्मोन निकलता है, इसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिन। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, यूज़ होगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं जिनका एक इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। जब हम ठीक है ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे या फिर जो प्रोसेस बर्थ पढ़ेंगे तो इनका ये हार्मोन्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या। तो स्टूडेंट वो कहता है कि इन फीमेल्स जो है तो प्रोडक्शन ऑफ एग जो है एक साइक्लिक एक्टिविटी है, ठीक है। एक साइक्लिक एक्टिविटी का मतलब एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद रिपीट होती है एज कम्पेयर टू मेल्स। इनमें जो है वो गैमेट प्रोडक्शन, जो यानी कि जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन और उसका रिलीज है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, जो कि प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है और सारी ज़िंदगी जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है। अब स्टूडेंट्स वो फिर क्या कहते हैं, वो कहता है कि इन ह्यूमन फीमेल्स, ठीक है, द पीरियोडिक रिप्रोडक्टिव साइकिल है ना जो कंप्लीट होता है अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज़ के अंदर, और इसके अंदर क्या होती हैं? चेंजेस आती हैं, स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आती हैं और फंक्शन में भी चेंजेस आते हैं, सारे के सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इसको हम जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है। आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद इसके कितनी फेजेस होते हैं स्टूडेंट्स? इसके 4 फेजेस हैं, आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। और इसके अंदर कितने इवेंट्स होते हैं? इसके इवेंट्स जो हैं, ठीक है, वो 2 हैं, एक है ओवरियन साइकिल, एक को हम कहते हैं यूट्राइन साइकिल। मतलब 2 जगह पे चीज़ें चल रही होती हैं, एक यूट्रस के अंदर अलग चीज़ें चल रही होती हैं, ओवरीज के अंदर अलग चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। दोनों जगह पे चीज़ें चल रही होती हैं। इसके स्टेप्स कितने हैं? 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। आपने इसको जहन में रखना है स्टूडेंट्स। 4 स्टेप्स को हम बारी बारी सर देख लेते हैं एक एक करके। अब यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेप है वो है, ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। जब, ठीक है, जब ह्यूमन फीमेल जो है वो प्यूबर्टी तक पहुँचती है तो उससे क्या होता है? उसके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे एक हार्मोन निकलता है, इसे कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या कहते हैं? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो हार्मोन है क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है, मुतहर्रिक करता है कि इसको डेवलपमेंट ऑफ सेवरल प्राइमरी फॉलिकल्स को, ठीक है। ओनली वन ऑफ दिस फॉलिकल्स, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था ना, अगर आप लोगों को यहाँ पे याद हो तो मैंने आप लोगों को शायद दिखाया भी था कि किस तरह से वो जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे ये फॉलिकल्स हैं। अब प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर क्या पड़े हुए हैं स्टूडेंट्स? एग पड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल्स जो है कोई, ठीक है, काफ़ी सारी प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं FSH के अंडर जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट कर देती हैं और एक प्राइमरी फॉलिकल जो है एग बना लेती है। जब एक बना लेती है तो बाकी सारों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है एक प्रोसेस के जरिए से, फॉलिकल एट्रीशिया कहते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ उनमें से एक फॉलिकल जो है वो ग्रो करती है अपने प्राइमरी के साथ, ठीक है, जबकि बाकी तमाम को जो है वो डीजनरेट, ठीक है, ब्रेक डाउन तोड़ दिया जाता है एक डीजनरेटिव प्रोसेस है जिसे फॉलिकल एट्रीशिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद स्टूडेंट्स होता क्या है? जो ओवरी है ना, अंडर द स्टिमुलस ऑफ FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अंडर जो ओवरी होती है वो एक और हार्मोन प्रोड्यूस करती है, इसे कहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एस्ट्रोजन हार्मोन। आपने इसको ज़हन में रखना है। अब ये जो हार्मोन है ना स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम क्या है स्टूडेंट्स? ये मैंने आप लोगों को बताया था एंडोमेट्रियम क्या है। ये देखें, ये यूट्रस की जो इनर वाली लाइनिंग है ना, इनर वाली दीवारें से स्टूडेंट्स एंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। अब ये स्टिमुलेट करती है एंडोमेट्रियम को, इंटरनल लिविंग ऑफ द यूट्रस वॉल एंड वेस्कुलराइजेज इट। वेस्कुलराइज का मतलब है उसके अंदर ब्लड वेसल्स बनाती है, मतलब उसको थिक करती है, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या करती है? ये क्या करती है? इनहिबिट कर देती है सेक्रेशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? अब देखें, वो ओवरी जिसके ऊपर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करती है, जहाँ पे एग बन रहा है, वो ओवरी से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम एस्ट्रोजन कहते हैं। अब इस एस्ट्रोजन के 2 काम है, एक इसने एंडोमेट्रियम को थिक करना है, वेस्कुलराइज करना, और दूसरा इसने वो हार्मोन, ठीक है, वो हार्मोन, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है? फॉलिकल्स को डेवलप करवा रहा है, ठीक है, FSH, उसको क्या कर देगी? रोक देगी। क्यों? ताकि मजीद फॉलिकल्स को डेवलप जो है ना करवाया जा सके, ठीक है। आपने इसको जहन में रखना है।
थर्ड स्टेप स्टूडेंट्स क्या है, थर्ड स्टेप में देखें, अब देखें यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पे एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, FSH को क्या करवा रहा है, डिक्रीज करवा रहा है। जब एस्ट्रोजन जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल को कम करवाएगा तो एस्ट्रोजन का अपना लेवल बढ़ेगा। अब एस्ट्रोजन के लेवल में जब क्या होगा, इजाफा होगा और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज ऑफ FSH एंड इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन जो है ये क्या करेगा, काजेस द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कॉज करेगा कि एक हार्मोन खारिज करे जिसे क्या कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब LH स्टूडेंट्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है मैंने आपको डिस्कस किया, जिसे मेल के अंदर जो है वो हम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का नाम भी देते हैं, ठीक है। अभी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंड्यूस करवाता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का क्या मतलब है, ठीक है, एक प्राइमरी फॉलिकल का ब्रेकडाउन होना और उसके अंदर से एग का रिलीज होना, इससे ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ओव्यूलेशन करवाता है जिसमें क्या होता है, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द फॉलिकल, फॉलिकल से जो है वो ओवम यानी कि ओवम या एग जो है वो रिलीज हो जाता है स्टूडेंट्स। ये इसका थर्ड स्टेप है। और फोर्थ स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, वो जो फॉलिकल के सेल्स हैं, ठीक है, अब रिलीज ऑफ एग रिलीज हो जाता है ना उनसे, तो स्टूडेंट्स वो एक स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफाई हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटम। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कॉर्पस ल्यूटम कहते हैं। अब ये कॉर्पस ल्यूटम है ना, जो एक येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिससे हार्मोन निकलता है जिससे हम प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो है इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। जो हार्मोन है क्या करता है, एंडोमेट्रियम को मजीद डेवलप करवाता है एंड मेक इट रिसेप्टिव। रिसेप्टिव का मतलब होता है कबूल करने के काबिल, मतलब ये उसको इस काबिल बनाता है कि वहाँ पर जो जाइगोट है उसको इम्प्लांट किया जा सके, जाइगोट को अटैच किया जा सके, ठीक है। जब जाइगोट को अटैच होगा तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, प्लेसेंटल फॉर्मेशन होगी, ताकि चाइल्ड जो है और विद इन द मदर्स बॉडी जो है एक ऐसा ऑर्गन बने जो कि मदर और चाइल्ड के दरमियान जो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स को क्या कर सके, करवा सके, ठीक है। तो आपने इसको ज़हन में रखना स्टूडेंट्स। उसके बाद वो क्या कहता है, अगर फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं होती तो जो कॉर्पस ल्यूटम है वो डीजनरेट, वो खराब होना शुरू हो जाता है, और जो प्रोजेस्टेरोन है जो कि कॉर्पस ल्यूटम से निकल रहा है, जाहिर सी बात जब कॉर्पस ल्यूटम खराब हो रहा है तो वो जो चीज़ जो उससे निकल रही है प्रोजेस्टेरोन, उसका लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो प्रोजेस्टेरोन, याद रखें, प्रोजेस्टेरोन ही वो चीज़ है जिसने एंडोमेट्रियम को बरकरार रखा हुआ था। जब प्रोजेस्टेरोन नहीं रहेगा तो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग भी बरकरार नहीं रहेगी, तो प्रोजेस्टेरोन जो सेक्रेशन है डिमिनिशेस, कम हो जाती है। उसका जो स्पॉटिक इफेक्ट है ना स्पॉन्जी एंडोमेट्रियम पर, स्पॉन्जी एंडोमेट्रियम से मुराद है, स्पॉन्जी कहते हैं जिस तरह हमारे लंग्स जो है ना सॉफ्ट होते हैं, जिस तरह एंडोमेट्रियम भी सॉफ्ट होती है, ठीक है, उसकी जो स्पोर्टिंग इफेक्ट है वो भी कम हो जाता है, मतलब एंडोमेट्रियम को भी कुछ सपोर्ट करने वाला नहीं है। फिर क्या होता है, विच सफर द ब्रेकडाउन, ठीक है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम जो है ब्रेकडाउन, टूट फूट का शिकार हो जाती है। अब इससे क्या होता है, थस काजेस द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, ठीक है, वो जो एंडोमेट्रियम के अंदर ब्लड वेसल्स जो है वो डेवलप हो गई थी, अब वो ब्रेक डाउन होती हैं। जब ब्रेक डाउन होती हैं तो उनसे ब्लड निकलता है और सेल डेब्रिस और जो सेल का वेस्ट मटेरियल वो निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। और ये जो स्टेज है ना, ये तकरीबन 3 से 7 दिन तक रहती है, आपने इसको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट MCQ है, ठीक है। जो मेंस्ट्रुएशन की स्टेज है 3 to 7 डेज तक रहती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट MCQ थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, मैं इसको रीड कर देता हूँ। जो साइकिल है मुकम्मल हो गया, यूट्रस जो है वो अगली साइकिल के अंदर जाने के लिए तैयार है। जो ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो तकरीबन 28 डेज़ के बाद अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है। और ये वेरिएशन हो सकती है, एक मुख्तलिफ जानदारों के अंदर इसकी जो है मुख्तलिफ हो सकती है, ठीक है। 27 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, 31 इनफैक्ट 30 या 31 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है, एज पर डिपेंड करता है। और डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर डिफरेंट एज ग्रुप्स में भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन से मीनोपॉज कहते हैं, जो एंड ये कंप्लीट स्टॉप, ठीक है, एक पर्टिकुलर एज के दौरान, एक पर्टिकुलर एज ऐसी होती है जहाँ पर ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो जाता है। उस एज में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं मीनोपॉज, ठीक है। तो आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी जो है वो यहाँ पे लिखता है कि मॉल नरिशमेंट का मतलब है गजाइत का भरपूर ना हो, और इमोशनल स्ट्रेसेस का मतलब है जहनी दबाव, ठीक है। भी फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल पर असरअंदाज होते हैं और उसमें खलल डालते हैं, ठीक है। और वो जो है अपने नॉर्मल डेज के अंदर मुकम्मल नहीं होता, ठीक है। आपने इसको जहन में रखना स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे आपको डायग्राम की मदद से चीज़ें दिखाई हुई हैं आपकी बुक के अंदर स्टूडेंट्स। यहाँ पे ना 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है जोना पेल्यूसिडा और एक है कोरोना रेडिएटा, ठीक है। आपने जहन में रखना, ये जो एग है ना इसके बाहर वाली जो लेयर है ना इसे कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा। और इसके बाहर जो आपको थिक कलर का स्ट्रक्चर नजर आता है ना इसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान में रखना, जोन आपको एक पर्टिकुलर इलाका नजर आ रहा है जोना पेल्यूसिडा है, और ये जो आपको फैला हुआ हिस्सा नजर आ रहा है ये कोरोना रेडिएटा। देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास वही प्रोसेस हो रहा है। ये देखें हमारे पास एक फॉलिकल है, फॉलिकल के अंदर एग बन रहा है। एग जब यहाँ पे बन गया तो मैच्योर हो गया, तो यहाँ पे देखें एग, यहाँ पे ओव्यूलेशन हो गई, एग रिलीज हो गया, तो वो जो फॉलिकल थी एग रिलीज करने के बाद वो एक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो गई जिसे हम कॉर्पस ल्यूटम कह रहे हैं। और वो जो कॉर्पस ल्यूटम है वो बाद में क्या हो जाएगी, डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको मजीद अच्छे तरीके से यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखें हमने पढ़ा ना मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 इवेंट्स होते हैं, एक होता है ओवरियन साइकिल और एक होता है यूट्राइन साइकिल, ठीक है। यूट्रस के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, जो ओवरीज के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, शुरू में जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है जब रिलीज होता है तो यहाँ पर फॉलिकल्स के डेवलपमेंट स्टार्ट करवा देता है, ठीक है। जब फॉलिकल जो है वो डेवलप हो रही होती हैं तो साथ ही यहाँ से एक और हार्मोन निकलता है जिससे हम कहते हैं एस्ट्रोजन। क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन क्या करता है, एक तो एंडोमेट्रियम इसकी थिकनिंग करवाता है एक, और दूसरी FSH की रिलीज को रोक देता है। अब होता क्या है, जब FSH का लेवल कम होता है और एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है तो इससे स्टूडेंट्स एक और हार्मोन निकलता है जिससे हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या कहते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब स्टूडेंट्स वो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो क्या करवाता है, वो करवाता है ओव्यूलेशन। क्या करवाता है स्टूडेंट्स? ओव्यूलेशन करवाता है। मतलब यहाँ से जो प्राइमरी फॉलिकल है ना, इससे जब एग निकल जाता है, ठीक है, इस अमल को कहते हैं ओव्यूलेशन। जब इससे एग निकल गया तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर था, जो फॉलिकल था, एक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जिसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटम, ठीक है। जो कॉर्पस ल्यूटम है, फिर इससे एक और हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। वो जो प्रोजेस्टेरॉन है ना स्टूडेंट्स, वो क्या करता है, वो इसे मजीद थिक करता है। वो इसे क्या करता है, मजीद थिक करता है, इसके अंदर मजीद ब्लड वेसल्स को ऐड करता है। और फिर ठीक है, आखिरी स्टेज में क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटम में डीजनरेट होना स्टार्ट होता है। जब ये डीजनरेट होता है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एंडोमेट्रियम जो है इसकी जो है वो अब ये समझ लें इसकी जो है गिरना शुरू हो जाती है, डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ सेल डेब्रिस और ब्लड की शक्ल में, ठीक है, क्योंकि एक्सक्रीट आउट हो जाती है बॉडी से। और तकरीबन 3 से 7 दिन तक ये जो अमल है ये चलता रहता है। इस स्टेज को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। स्टूडेंट्स, अब इसको एक डायग्राम, एक बहुत अच्छी डायग्राम मुझे गूगल से मिली थी, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, बहुत अच्छी आपको उससे समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें सारा हार्मोन्स जो है उनको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ये ओवरियन साइकिल है और ये यूट्राइन साइकिल है। अब यहाँ पे देखें, पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ, ये फॉलिकल्स के डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। अब जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ, यहाँ से एस्ट्रोजन रिलीज हो गया। जब यहाँ से एस्ट्रोजन रिलीज हुआ तो इसका लेवल क्या हो गया, कम हो गया। अब जैसे इसका लेवल कम हुआ और इसका लेवल बढ़ा तो एक और हार्मोन निकला जिससे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ठीक है, ठीक है, सॉरी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है जो कि ओव्यूलेशन करवाता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, जब ये जो ओव्यूलेशन है ना, ओव्यूलेशन के बाद ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटम में, और कॉर्पस ल्यूटम से एक हार्मोन निकलता है जिसे प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन जो है इसकी मजीद थिकनिंग करवाता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ पर नजर आ रही होंगी सारी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके दो फेज हैं, एक फॉलिकुलर फेज और एक है ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज को हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है डिवाइड होना, तकसीम होना। यहाँ पे वो थिक होती है। और यहाँ पे सेक्रेटरी फेज से मुराद है, यहाँ पे ये कुछ चीज़ों को रिलीज करती है, जिस तरह प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करती है, डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज करती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स, हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अपना जो प्रोसेस ऑफ बर्थ है हमारा। स्टूडेंट, टोटल गेस्टेशन पीरियड है वो कितना है, 280 डेज या फिर 9 मंथ्स जो ह्यूमन गेस्टेशन पीरियड है, आपने इसको ज़हन में रखना है। गेस्टेशन पीरियड से मुराद है प्रेगनेंसी और ड्यूरेशन कितना है, ठीक है, आपने इसको ज़हन में रखना है। स्टूडेंट्स, जब एक मतलब प्लेसेंटा जो है वो स्टैब्लिश हो जाता है तो उससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है। हम देखें यहाँ पर लिखा हुआ ना सेक्रेटरी फेज, ठीक है। ये जो सेक्रेटरी फेज है इसे प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं और इसे सेक्रेटरी फेज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ से भी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है। प्लेसेंटा स्टैब्लिश हो जाता है तो यहाँ से क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है विच मेंटेन्स अ प्रेगनेंसी, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अगर इसकी डिस्टर्बेंस किसी भी इसकी सेक्रेशन में, प्रोजेस्टेरॉन की सेक्रेशन में कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाए, ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या हो सकता है, प्रीमेच्योर बर्थ। प्रीमेच्योर बर्थ का मतलब ये है कि 7 मंथ्स का जो बेबी है उसकी बर्थ हो गई है, 8 मंथ्स के बेबी की बर्थ हो गई है। मिस कैरेज का मतलब है वो जो एम्ब्रियो है वो ज़ाया हो गया, ठीक है। वो जो एम्ब्रियो है, ठीक है, वो जो बेबी है, ठीक है, वो ज़ाया हो गया, इसे मिस कैरेज कहते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ तक इसको जहन में रखना है। उसके बाद ह्यूमन एम्ब्रियो जो है स्टूडेंट्स की इमेज इनक्लोज ये बंद रहता है, एक एमनायोटिक सैक के अंदर बंद रहता है जिसके अंदर एमनायोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कि प्रोटेक्टिव होती है, हिफाजत होती है और शॉक अब्जॉर्प्टिव, ठीक है, जो कि शॉक को क्या करती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। आपने इसको जहन में रखना है। हम जब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं आप लोगों को अगर दिखा सकूँ, यहाँ पे आप लोगों को एक स्ट्रक्चर नज़र भी आ रहा है। यहाँ पे देखिए उसने 3 लेयर्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सारा का सारा क्या है, ये प्लेसेंटा है। आपको जो नज़र आ रहा है कितना बड़ा एक ऑर्गन, ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा से एक ट्यूब है जिससे हम क्या कहते हैं, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें जो सबसे बाहर वाली, ठीक है, सबसे बाहर वाली दीवार एक कोरियन है, ठीक है, ये एमनायोन है, ठीक है, और एलेंटोइन, ठीक है, 3 दीवारें होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। सबसे बाहर एमनायोन, एलेंटोइन और कोरियन। क्या होती है, एमनायोन, दरमियान में होती है एलेंटोइन और सबसे बाहर वाली होती है कोरियन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एमनायोन, ठीक है, उसके बाद होती है एलेंटोइन और कोरियन। स्टूडेंट्स, ये किंगडम एनिमेलिया के अंदर लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को चीज़ें पता होंगी। अब स्टूडेंट्स जो है वो हम बाकी देखते हैं, बाकी इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होता है, इस पीरियड के अंदर जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से एक और हार्मोन निकलता है जिसे ल्यूटेरोट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसी हार्मोन को हम प्रोलैक्टिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोलैक्टिन भी कहते हैं। अब ये क्या करता है, जो प्लेसेंटा है ना,
ये ल्यूकोट्रोफिक हार्मोन ये और प्लेसेंटा से भी एक हार्मोन निकलता है जिसे प्लेसेंटल लैक्टोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटल लैक्टोजन। अब ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ना, ये सेक्रेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं मेमोरी, ठीक है, मेमोरी डेवलपमेंट को इन प्रिपरेशन फॉर लैक्टेशन, ठीक है। ये क्या करते हैं? मेमोरी ग्लैंड्स को तैयार करते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, ठीक है, ताकि वो जो न्यू बेबी है उसको क्या किया जा सके? ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जा सके, लैक्टेशन करवाई जा सके, इसको प्रिपेयर करते हैं। आपने इसको ज़हन में रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे फिटस की डेफिनेशन है। फिटस की डेफिनेशन क्या है? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी के 3rd मंथ के बाद से जो ह्यूमन एम्ब्रियो है, फिटस का नाम दे देते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो ऑर्गन्स होते हैं ना वो 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 12th वीक मतलब एक महीने में 4, ठीक है, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, मतलब यहाँ पे 3 मंथ्स की बात हो रही है, ठीक है। 3 मंथ्स या 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक जो है वो तकरीबन मेजर ऑर्गन सारे बन चुके होते हैं, ठीक है। और बाकी जितना भी गेस्टेशन पीरियड है, बाकी देखें 6 मंथ्स का जो गेस्टेशन पीरियड है वो ग्रोथ में लगता है, ठीक है, साइज इंक्रीज करने में लगता है। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा सोचा जाता था कि जो हार्मोनल एक्टिविटीज़ हैं विद इन द मदर, ठीक है, जैसे कि डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन लेवल, जिसको हमने अभी पढ़ा ना, प्रोजेस्टेरोन लेवल में कमी आती है, ठीक है, तो तब हमारे पास जो है वो बर्थ का ऑनसेट होती है, ठीक है। जैसे प्रोजेस्टेरोन लेवल में कमी आती है तो एक हार्मोन निकलता है जिसे हम एस्ट्रोजन कहते हैं, ठीक है। अभी जो एस्ट्रोजन है स्टूडेंट्स, ठीक है, एस्ट्रोजन जो है, बल्कि जब प्रोजेस्टेरोन लेवल में कमी आती है ना, सॉरी, एक हार्मोन निकलता है जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिन। हम इसका जिक्र करेंगे आगे। यहाँ पे देखें होता क्या है जब हार्मोनल एक्टिविटीज़ है ना मदर के अंदर, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन लेवल में कमी आना, ये टाइमिंग ऑफ बर्थ को डिसाइड करती है। जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि वो कहते हैं जो रिसेंट स्टडीज़ है ना ये सजेस्ट करती है कि हाई डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट है फिटल की, ठीक है, इन द टाइमिंग ऑफ बर्थ। कैसे? जो इनिशियल स्टेज है ना बर्थ की इज द रिजल्ट ऑफ स्टिमुलाई फ्रॉम द फिटल पिट्यूटरी। कैसे? मैंने आपको बताया, फिटल पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज होते से कहते हैं एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये क्या करते हैं? फिटल के एड्रीनल कोर्टेक्स पे जाके एक्ट करता है। किस पर एक्ट करता है? एड्रीनल कोर्टेक्स। किसके एड्रीनल कोर्टेक्स? वो जो फिटस होता है उसके एड्रीनल कोर्टेक्स पे जाके एक्ट करता है। वहाँ से क्या निकलते हैं? कोर्टिकोस्टेरॉइड्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं स्टूडेंट्स? कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। फिर ये जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है ना, ये क्या करते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर्स बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं और वहाँ पे जाके वो क्या करते हैं? वहाँ पे जाके वो प्रोजेस्टेरोन के लेवल को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, ठीक है। तो आपने इसको भी जहन में रखना है, ठीक है, कि जो ऑनसेट ऑफ बर्थ की टाइमिंग है उसके अंदर सिर्फ, ठीक है, मदर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती बल्कि फिटल की भी एक बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इनिशियल स्टेजेस ऑफ बर्थ की वो इज द रिजल्ट ऑफ स्टिमुलाई फ्रॉम फिटल पिट्यूटरी। जो एसीटीएच एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है जो कि फिटल पिट्यूटरी से निकलता है, वो मुतहर्रिक करता है फिटल के एड्रीनल ग्लैंड को कि वो रिलीज कर रहे हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो कि प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस करता है और मैटरनल मतलब मदर के ब्लड सर्कुलेशन के अंदर दाखिल हो जाता है और वहाँ पर जाकर प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन में कमी करता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें द रिडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन लेवल है ना, ठीक है। अब ये एक और जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो पोस्टीरियर लोब है वहाँ से हार्मोन को रिलीज करवाते हैं जिसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिन। अभी जो ऑक्सीटोसिन है ना स्टूडेंट्स, ये क्या करेगा? ये लेबर पेन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब लेबर पेन्स में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोगों को यहाँ पे नजर आए, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो यूट्रस की दीवार है इसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, इसके अंदर इस तरह से कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। इस तरह से ना कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं टॉप टू बॉटम की तरफ, इन्हें लेबर पेन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, लेबर पेन को इंड्यूस करवाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल। अभी जो रिलीज है ना ऑक्सीटोसिन का, ये वेव्स, ठीक है, वेव्स का मतलब है थोड़ी थोड़ी ड्यूरेशन के अंदर होता है लेबर पेन्स में और प्रोवाइड करते हैं फोर्स, एक कुव्वत प्रोवाइड करते हैं ताकि फिटस को यूट्रस से बाहर किया जा सके, एक्सपेल किया जा सके, बाहर निकाला जा सके, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोगों को नजर आए ये यूट्रस है, यूट्रस से अगला हिस्सा कौन सा है? सर्विक्स। तो जब यहाँ पे फर्स्ट करें, यहाँ पर एक जो है वो बेबी जो है वो यहाँ पे पड़ा है, जब उसको बाहर निकाला जाएगा तो सर्विक्स क्या होगा? सर्विक्स भी डायलेट होगा, ठीक है। तो वो जो फोर्स है वो सर्विक्स को क्या करेगी? डायलेट करेगी। द सर्विक्स डायलेट, सर्विक्स फैलता है एंड द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्प्रेड डाउन ओवर द यूट्रियस, ठीक है। और जितनी भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है, जब सर्विक्स डायलेट करेगा तो यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो टॉप टू बॉटम होंगी और टॉप टू बॉटम क्या होंगी? स्ट्रॉन्गेस्ट होंगी, बहुत मजबूत होंगी, थस पुशिंग द बेबी डाउनवर्ड लीडिंग टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। जब बेबी को क्या करेगा? नीचे की तरफ पुश किया जाएगा और बाद में क्या हो जाएगी? ठीक है, लीडिंग टू द डिलीवरी। अब जो स्टूडेंट्स वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना वो लाइगेट, लाइगेट का मतलब होता है लंबा हो जाना, वो बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है, और फिर उसको कट कर दिया जाता है और बेबी इज रिलीज फ्रॉम द मदर, ठीक है, और जो बेबी है वो मदर से रिलीज हो जाता है। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, जब ये जो बर्थ का सारा प्रोसेस हो जाता है फिर ये जितना भी हमारे पास प्लेसेंटा है और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये सारे का सारा यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, ये जो है ये ब्लड की शक्ल में जो है वो बाहर आ जाता है। विद इन 10 to 15 मिनट्स आफ्टर बर्थ द यूट्रस जो है वो कॉन्टैक्ट करता है, सुकड़ता है और जो सेपरेट कर देता है प्लेसेंटा फ्रॉम द वॉल ऑफ यूट्रस। यूट्रस की दीवारों से प्लेसेंटा अलग हो जाता है और जो प्लेसेंटा है वो फिर वेजाइना के जरिए क्या हो जाता है? बॉडी से बाहर आ जाता है। इसे आफ्टर बर्थ कहते हैं। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज आफ्टर बर्थ। आप लोगों ने एमसीक्यू भी जहन में रखना है कि कितने आफ्टर बर्थ का ड्यूरेशन कितना होता है? 10 to 45 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स एवरेज लॉस ऑफ ब्लड कितना होता है आफ्टर बर्थ में? 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भी आप लोगों को एमसीक्यूज पता होने चाहिए। लेकिन इस वक्त यहाँ पर क्या होता है? ब्लीडिंग को रोक लिया जाता है। कैसे रोक लिया जाता है? यहाँ पे जो स्मूथ मसल्स हैं ना कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं ना, जितनी भी ब्लड वेसल्स जो ब्लीडिंग कर रही होती हैं जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं
तो उन पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिसकी वजह से वो नैरो हो जाती हैं, वो तंग हो जाती हैं और उनसे ब्लीडिंग नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, होपफुली जो है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। ये बर्थ का प्रोसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। इसको हम इस्तेमाल कब करते हैं? फ्रेंड्स जो रिसेंट बायोटेक्निकल एडवांटेजेस हैं ना, बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स किए हैं ह्यूमन लाइफ के अंदर। अब फ्रेंड्स वो पेरेंट्स जिनमें कोई फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट होता है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल या फिजिकल एबनॉर्मेलिटी होती है, ठीक है, तो उनमें क्या किया जाता है, उनमें ठीक है, उनमें बेबी प्रोडक्शन के लिए एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको डायग्राम की मदद से देखते हैं। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे जब यहाँ पे ओवरी से फेलोपियन ट्यूब के अंदर एग रिलीज होता है, तो यहाँ पे एग को जो है वो ले, ठीक है, हार्मोनल स्टिमुलेशन के जरिए एग को रिलीज करवाया जाता है। फिर यहाँ से एग को निकाल कर, ठीक है, और स्पर्म्स को निकाल कर, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जाइगोट बनाया जाता है और फिर जाइगोट को दोबारा से यूट्रस के अंदर क्या कर दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, ये जो टेक्निक है ना, इसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इन विट्रो। स्टूडेंट्स एक हमारे पास होती है इन वीवो। इन वीवो का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी, क्या होता है, इनसाइड द बॉडी। और एक होती है इन विट्रो। इन विट्रो का क्या मतलब है, आउटसाइड द बॉडी। आपने इसको जहन में रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट एस्पेक्ट जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबीज का वो है पेरेंट्स विच आर अनएबल टू एंजॉय द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड बर्थ ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, जो कि नॉर्मल प्रोसेस जो है उसको बियर नहीं कर सकते, उनमें नहीं हो सकता किसी भी फिजियोलॉजिकल, फंक्शनल या फिजिकल एबनॉर्मेलिटी की वजह से किसी भी एक या दोनों पेरेंट्स के अंदर वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो पेरेंटल स्पर्म और ओवम है उसको फर्टिलाइज किया जाता है। फर्टिलाइज का मतलब उसको मिलाया जाता है इन विट्रो आउटसाइड द फीमेल बॉडी, और फिर जाइगोट को दोबारा से मदर यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, वहाँ पे प्लेसेंटा एस्टैब्लिश होगा और बाकी के सारे डेवलपमेंट जो है वो नॉर्मल बर्थ की तरह, नॉर्मल बेबी की तरह होगी मदर्स बॉडी के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, आपको 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आपने 4 डिजीज लिखनी होती हैं। ठीक है, अभी क्या क्या है स्टूडेंट्स, इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहली जो डिजीज हमारे पास ये है गोनोरिया, दूसरी है सिफिलिस, तीसरी है जेनिटल हर्ब्स और चौथी है एड्स। तो हम देख लेते हैं इसको, गोनोरिया क्या होता है। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एमसीक्यूज में आते हैं। इट इज कॉज्ड बाय ग्राम पॉजिटिव। अभी आपको पता होना चाहिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसका नाम है नेज़ेरिया गोनोरिया। अब स्टूडेंट्स जब भी आप साइंटिफिक नेम को लिखेंगे तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे। नेज़ेरिया गोनोरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसकी वजह से होती है। ठीक है, ये किसको अफेक्ट करता है, मेनली अफेक्टिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, जो कि यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है आमतौर पर बड़ी हद तक इसको मुतासर करता है। अब जो न्यू बॉर्न इन्फेंट्स है ना, ठीक है, वो जो नए पैदा होने वाले जानदार हैं, में एक्वायर वो हासिल करते हैं सीरियस आई इन्फेक्शन। ठीक है, उन्हें शदीद आई इन्फेक्शन हो सकते हैं अगर वो इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल से निकलें। स्टूडेंट्स अगर जब देखें ना बैक्टीरियल डिजीज़ है ना, अब इसमें क्या होगा, वो जो बर्थ कैनाल है वजाइना वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा। अब जब वहाँ से इन्फेक्शन से एक नॉर्मल बेबी की डिलीवरी होगी तो उसको संगीन जो है वो आई इन्फेक्शन हो सकते हैं। हाईली कॉन्टेजियस है, कॉन्टेजियस का मतलब है फैलती है थ्रू सेक्चुअल कॉन्टैक्ट्स के जरिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे कि इन्फेक्टेड जो है वो पर्सन है, ठीक है, जिसको गोनोरिया है, ठीक है, अगर आफ्टर सेक्चुअल कॉन्टैक्ट जो है वो दूसरे पार्टनर को भी गोनोरिया हो सकता है, आपने इसको जहन में रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है सिफिलिस। सिफिलिस जो है इट इज कॉल्ड बाय स्पायरोकिट्स। स्पायरोकिट्स स्टूडेंट्स इस तरह के बैक्टीरिया को कहते हैं। ठीक है, स्पायरोकिट जिससे इसका नाम है ट्रेपोनिमा पैलिडम। क्या नाम है, ट्रेपोनिमा पैलिडम, आपने इसको जहन में रखना है। क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका, ट्रेपोनिमा पैलिडम। ठीक है, इसकी वजह से होती है। अब ये क्या करती है, डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है किसको, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, आइज को, बोन्स को, जॉइंट्स को, सीएनएस ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को, हार्ट को और स्किन को। ठीक है, ठीक है, जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इज अ मेजर कॉज ऑफ इट्स डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन का मतलब होता है उर्दू में इसे फैलाव कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे उर्दू में फैलाव कहते हैं। इसकी फैलाव का जो अहम सबब है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, आपने इसको ज़हन में रखना है। उसके बाद जेनिटल हर्ब्स है, इट इज कॉज्ड बाय हर्ब सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस। स्टूडेंट्स एक हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है, टाइप 1, ठीक है, जो कि वायरल डिजीज़ थी। ठीक है, और वो हमारे माउथ में ओरल इन्फेक्शन कॉज करता था। हर्ब्स की ना 2 टाइप्स होती है, एक होती है टाइप 1, एक होती है टाइप 2। टाइप 1 है ना जो अबव द वेस्ट, ठीक है, वेस्ट आपको पता है ना वेस्ट किसे कहते हैं, तो अबव द वेस्ट जो है वो टाइप 1 इन्फेक्शन कॉज करते हैं और बिलो द वेस्ट जो है वो टाइप 2 इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो ये जो टाइप 2 है ये बिलो द वेस्ट इन्फेक्शन कॉज करेगा और मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो है ट्रांसमिट होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के जरिए। ठीक है, और इन्फेक्शन करवा देता है जेनेटिलिया। जेनेटिलिया मतलब जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, इनके इन्फेक्शन करवाता है। अब इसमें क्या होता है, जेनिटल सोरनेस। सोरनेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स पेनफुल। जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं वो सोरनेस, दर्द होती है, वो पेनफुल हो जाते हैं। अल्सर्स, अल्सर्स का मतलब उनके अंदर सुराख हो जाते हैं इन्फेक्टेड एरियाज़ के अंदर। इन इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन जो वायरस है वो ट्रांसमिट हो जाता है इन्फेंट बच्चे के अंदर भी बर्थ के दौरान, और उसके आइज़ को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं। ठीक है, आपने इसके जहन में रखना। उसके बाद स्टूडेंट्स एड्स को जो है वो आप लोग अपने फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आए होंगे। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये जो वायरस की वजह से होती है जिसे हम HIV कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस क्या करते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारे टी लिम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। जब उनको डिस्ट्रॉय करता है तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी कम हो जाती है और इम्यूनिटी कम होने की वजह से हमें इर्द गिर्द से बहुत सारी बीमारियां जो हैं
वो लग जाती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका भी एक बहुत बड़ी वजह इसके डिफरेंट स्प्रेड के कॉजेज हैं, ब्लड प्रोडक्ट्स देने से और डिफरेंट सीरम देने से और डिफरेंट फ्लूइड के ट्रांसफ्यूजन की वजह से एड्स जो है वो फैलती है, ठीक है। तो इसके रोकथाम के लिए भी डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो आपकी बुक में जो लिखा हुआ है इसका कंट्रोल लिखा हुआ है, ठीक है। बस आपने यहाँ पे लिखना है एड्स इज काज्ड बाय HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो है इसके सेपरेट की एक बहुत बड़ी वजह है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप इसके कंट्रोल देखें, द अबव ड्रेडफुल सेक्सुअल डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड एंड प्रिवेंटेड बाय अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स विद कैरियर और डिजीज पर्सन, ठीक है। वो कहता है कि आप इन बीमारियों से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं कि जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को अवॉइड किया जाए ऐसे बंदे के साथ जिनको यह बीमारी है, ठीक है, जिनको बीमारी हो सकती है, जिनको बीमारी है, ठीक है। एंड अडॉप्ट किया जाए, हाइजेनिक का मतलब है साफ सुथराई की कंडीशंस को अडॉप्ट किया जाए। जो ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स मेडिकेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड एक्सेप्ट एड्स, ठीक है। बाकी बीमारियों का इलाज है सिवाय एड्स का अभी तक कोई इलाज नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स होपफुली आपको इस चैप्टर की अच्छी समझ आ गई होगी और आप लोग टेस्ट में इसको बहुत अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।